दुनिया भर में न जाने कितनी तरह की बोलियां, कितनी तरह की जबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान में तो कुछ मील की दूरी पर ही ये बोलियां और जबानें बदल जाती हैं। एक शहर में आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारी बोलियां बोलते हैं और बहुत सारी जबानें बोलते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये बोलियां और ये जबानें खत्म होती जा रही हैं। कुछ खत्म हो चुकी हैं और कुछ खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन जबानों को, इन बोलियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ परवाज में एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात कीजिए डॉक्टर संदेशा रायपा से, जो जेएनयू से हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तरन्नुम जी। संदेशा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम अक्सर सुनते हैं लिंग्विस्टिक्स, तो ये क्या है? अगर इसको बहुत आसान शब्दों में, लफ्ज़ों में समझना चाहें तो ये क्या है? लिंग्विस्टिक्स जो है इसको भाषा विज्ञान कहते हैं, और जैसे भाषा विज्ञान बता रहा है आपको, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे आप एक साइंटिफिक अप्रोच ले तो उसमें एक प्रॉपर तरीके से आप उसको सीखेंगे जी। तो जैसे आप लिंग्विस्टिक्स में ही देखिए तो हमारे पास जो हम सिखाते हैं वो है आपका मॉर्फोलॉजी होता है, विच इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड, फिर सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, फिर आपके उसमें होता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स एज इन लैंग्वेजेस, साउंड सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद सिमेंटिक्स, मीनिंग हो गया, और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो एक्चुअल जो एप्लीकेशन होता है जो लिंग्विस्टिक्स का। तो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और ये काफ़ी लोगों में आजकल काफ़ी लोगों में ज़्यादा इसके बारे में उनको पता चला है, और हर फील्ड में ये जा रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे, जैसे साइकोलॉजी में भी साइको लिंग्विस्टिक्स होता है, सोशियोलॉजी में सोशो लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। आप दुबई में पली बड़ी, वहीं पैदा हुई और आपकी पढ़ाई भी वहीं हुई, लेकिन उसके बाद आप वहाँ पर कुछ अच्छा काम करती, वहाँ पे कोई जॉब लेती, आप इंडिया आ गई और यहाँ पर काम करने लगी। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि यही सवाल मुझे मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम पूरी दुनिया बाहर भागती है, आप क्यों वापस आए? हम होते तो हम कभी वापस ही नहीं आते। बिल्कुल। तो इसका जवाब ये है कि वो हर इंसान अपना अलग सोचता है। और बचपन में ही जब हम साल में छुट्टियों में जब आते थे, मैं कहती थी मम्मा यहाँ बहुत गंदा है ऐसे करके, तो मम्मी बोलती थी बेटा ये हमारा ही देश है, और क्या बोलते हैं, जिसकी मम्मी लोग जैसे भी दिखते हो, तुम्हें तो उनसे प्यार होता है बच्चों को। मैंने कहा हाँ, तो वैसे ही अपने देश के लिए तुम्हें प्रति प्यार और वो सब होना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो बचपन से वो एक भावना थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, मैं एक्चुअली, मेरा एक बहुत बड़ा क्रेज़ था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो भी आर्मी में। अच्छा। और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का जो सब लोग जानते हैं, मुझे बहुत उसका चाह था। नहीं तो मेडिकल तो कॉलेजेस तो दुबई में भी शुरू हो चुकी थी तब। तो उस चाह में मैं आई थी, और वो चाह से वो उस वक्त नहीं हो पाई। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में पढ़ने चली गई। फिर वहाँ से फिर मैं जेएनयू में आ गई, और फिर पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ उस राह। मतलब आपने बचपन से ये नहीं सोचा था कि मैं लैंग्वेजेस के ऊपर कोई काम करूं? वो नहीं सोचा था, पर मैं देश के लिए तो हाँ, मैं देश में काम करना चाहती थी, देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहती थी। अगर आप पढ़ाई करते हो और आप अपने ही कम्युनिटी को वापस ना दे सको, तो वो एक चीज़ है। तो आई थिंक आई वाज लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इसको कर पाई। आप जैसे उत्तराखंड से हैं, वहाँ एक जगह है धारचूला, आप वहाँ से हैं, तो अगर वहाँ की बात करें, क्योंकि आप लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रही हैं, तो अब जो वहाँ पर जैसे कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, लेकिन वक्त के साथ जो नई पीढ़ी है वो उसको नहीं सीख रही है, नहीं बोल रही है, तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए इसे लेकर क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि उत्तराखंड एक स्टेट है जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली के अंडर आता है। और जैसे अगर कुमाऊनी गढ़वाली कोई बात करे और अगर आपको हिंदी आए तो आप उसको समझ सकते हैं। पर मेरी जो बोली है एक्चुअली ना तो वो कुमाऊनी है ना गढ़वाली है। हम लोग और भी जो बॉर्डर ऑफ चाइना एंड तिब्बत वहाँ के उस बॉर्डर के हैं, क्योंकि बॉर्डर तो इंसान बनाता है। हम तो, मेरे पूर्वज तो काफ़ी टाइम से वहाँ रहते थे। तो हमारी जो बोली है वो टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली में आती है, क्योंकि हमारे देश में 6 लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं। अच्छा। और ज़्यादातर तो 78% अगर आप देखेंगे तो वो सब इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिलीज़ में आते हैं, जो भाषा है हमारे देश की।
और बाकी तकरीबन 20% है आपके द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की। अच्छा। जो बाकी आपके 2% बचते हैं वो आता है टिबेटो बर्मन आ गया, आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक आ गया, आपका ग्रेट अंडमानीज का तो और भी कम परसेंट मिनिस्क्यूल मान के चलिए वो आते हैं। तो ये जो है आपको लगता है कि अरे हम लोग तो वैसी मतलब हमारी बोली जो लैंग्वेज और कल्चर इंटर रिलेटेड है, तो उस वक्त लगता है कि लाइक अरे ये तो भाषा मैं तो खुद जैसे आप बताई मेरे बारे में, मैं तो दुबई में पैदा हुई बड़ी हुई, मेरे माँ बाप के अलावा तो कोई ये बोली बोलता ही नहीं था। हाँ। तो हम तो खाली सुनते थे और मम्मी पापा काम पे चले जाते थे, तो मेरा भाई तो उसको तो बोलना भी इतना नहीं आता है, पर हम क्योंकि सुनते हैं कान में पड़ता है तो हम उसका थोड़ा मतलब कोशिश करते हैं। इंडिया में आने के बाद और ज़्यादा जैसे लोगों से मुलाकात हुई, हमारी कम्युनिटी भी बहुत कम है, हम लोग 10,000 से भी कम पूरी दुनिया में होंगे जो अभी जो हैं। हाँ। और इंडिया में भी अलग अलग फैले हुए हैं और हमारी बोली का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मतलब इसको कहीं लिखने के लिए ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं था। हाल में जाकर लोगों ने रोमन स्क्रिप्ट यूज़ किया है टाइप करने के लिए व्हाट्सएप में। हाँ। या आप हिंदी ले लीजिए, देवनागरी स्क्रिप्ट ले लिया है लिखने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रिप्ट नहीं है तो लैंग्वेज ऐसा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी मतलब बिना मतलब स्क्रिप्ट के भी चल रही हैं, क्योंकि वो तभी चलती है जब तुम खुद बोलते हो। लेकिन वहीं पर बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ज़बानें हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, तो उनकी ख़त्म होने की क्या वजह है? जो वो लोग जो ये लैंग्वेज बोलते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, या फिर कोई सीखना नहीं चाहता, या फिर उनकी स्क्रिप्ट नहीं है? बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ, पॉपुलेशन कम होना तो ऑब्वियस है कि, बट पॉपुलेशन कम होने से नहीं होता है, क्योंकि कैसे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे 100 से भी कम लोग हैं पर वहाँ पे वो लैंग्वेज हर कोई बात कर रहा है। तो पॉपुलेशन काउंट आई विल नेवर से इज द रीजन व्हाई। जो तो आपने दूसरा जो ऑप्शन बोला कि हाँ आपस में लोग बात ना करें, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। क्योंकि अगर 1000, 10,000, 20,000 लोग भी हो और वो लोग बात ना करें आपस में, तो फिर वो लैंग्वेज तो ऑब्वियसली धीरे धीरे, मैं नहीं कहूँगी खत्म होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं लैंग्वेज खत्म, मैं तो कहूँगी वो लैंग्वेज सो जाता है। जैसे एक प्रोफेसर हैं जैकलिन ट्रॉय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की, वो कहती हैं दीज इंडिजिनस लैंग्वेजेस दे नॉट लाइक डेड, दे फ्यू ऑफ देम आर स्लीपिंग, हमें उनको जगाना है। तो ये लैंग्वेजेस को जगाना है, और स्क्रिप्ट नहीं होना जैसे मैंने बताया, दैट इज नो रीजन टू से कि वो लैंग्वेज खत्म हो रहा है। स्क्रिप्ट हो या ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को बात करना है अपनी भाषा में, जो भी आपकी भाषा है उसमें आपको बात करना है। जब वो भाषा बच्चों के कान में पड़ेगी, बच्चे खुद ब खुद उसकी बोली सुन सुनकर वो बोलना सीखेंगे। नहीं तो ऐसे कौन माता पिता है जो जैसे जहाँ पे घर में हिंदी बोली जाती है कि आप बैठा के बच्चे को हिंदी का ग्रामर सिखाते हो, या अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी का ग्रामर सिखाते हो, वो तो स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं। पहले तो बोलना सीखते हैं क्योंकि कान में पड़ता है, तो वो ज़रूरत है। बिल्कुल, आगे और भी बात करेंगे कि किस तरह से आप ये जो लैंग्वेजेस हैं, ज़बानें हैं, इनको जगाने का काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। जैसे आपने बताया कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से जो ज़बान है, जिसको आपने कहा कि ज़बानें ख़त्म नहीं हो रही हैं, सो रही हैं, और आप उसे जगाने का काम कर रही हैं। क्योंकि आप JNU में हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इंग्लिश आप पढ़ाती हैं बच्चों को, तो आप कुछ और भी कर सकती थी। ये लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना, इनसे इतना लगाव क्यों? मुझे लगता है क्योंकि मैं बाहर बड़ी हुई, और मैं हमेशा पहले से, क्योंकि दुबई एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है जहाँ पे इतने सारे देशों के लोग इकट्ठे होते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों से मुलाकात होती है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, भाषा, संस्कृति, लैंग्वेज और कल्चर का एक बहुत अच्छा एक मतलब एक मैं कहूँगी रिलेशनशिप है, तो वो इफ़ेक्ट होता है लोगों में। और जब मैंने लिंग्विस्टिक्स चुना था, और लिंग्विस्टिक्स में जो हमें बहुत अच्छी तालीम मिलती, सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स, उस ज़माने में लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश इकट्ठा था। तो हमारी जो टीचर्स हैं, जैसे आप जानते हैं JNU ऐसी ही नहीं है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और यही वजह है कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। जी, तो जैसे हमारी टीचर्स हैं वो हमें सिखाते थे, तो हमें जैसे जैसे इंटरेस्ट पड़ता था तो हमें और लगता था कि हमें इस पे काम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, और यही बात मैं आज भी स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब मैं इंग्लिश फॉर एकेडमिक राइटिंग की क्लास में, मेरे क्लास में तो स्टूडेंट्स हर स्ट्रीम के आते हैं, तो मैं कहती हूँ आपस में बात करो। जब तुम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हो तो वो एक पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट निकल के आता है, तो तुम्हारे ही जो रिसर्च में तुम्हें ही एक डिफरेंट मोड
मोड़ दे देता है सोचने का तरीका का, एंड दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव ऑन योर वर्क, ऑन योर रिसर्च। जब कोई एक जबान खत्म होती है तो उससे क्या मतलब होता है? क्या एक ट्रेडिशन खत्म हो रहा होता है, एक तहजीब खत्म हो रही होती है? इट्स अ वेरी सैड थिंग। जैसे कोई भी चीज़ का ख़त्म होना, उसके साथ एक चीज़ है जो उसकी जो नॉलेज है। जैसे लोग कहते हैं कि इंडिजिनस लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड दे आर डाइंग, और जब वो, जैसे मैंने पहले बताया, लैंग्वेज एंड कल्चर का जो रिलेशन है, आपको उस सपोज कल्चर में जिस तरीके से वो कोई चीज़ मेडिसिनली, कौन से मेडिसिन यूज़ करते थे, कौन से हर्ब्स यूज़ करते थे, या वो किस तरीके से, क्योंकि खाली पौधों को जानना और लगाना और कैसे उसको, वो नहीं होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना, किस तरीके से इस्तेमाल करना, वो एक प्रोसेस है। खाली ये है वो नहीं, प्रोसेस को जानना और वो बहुत मैटर करता है। और अगर कोई जगह में, जैसे मैं खुद अगर अपने कम्युनिटी का लूँ, मेरा जो कम्युनिटी, हमारा जो कम्युनिटी छोटा कम्युनिटी है, उसका नाम है, हम अपने आप को जो बुलाते हैं वो है रंग है या शौका है। तो हम जहाँ पे रहते हैं, हम लोग दुनिया में बहुत कम कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रांस ह्यूमन्स, जो माइग्रेशन जो होता है, जो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं, जो बहुत कठिन होता है कि आप ठंडी के टाइम पे तो ऊपर ग्लेशियर में नहीं रह सकते, आपको नीचे आना पड़ेगा, तो तब जाके हम धारचूला में आते हैं। और जब गर्मी होती है तब हम ऊपर जाते हैं, तो हमारे एक नहीं, हमारे 2 घर होते हैं। अच्छा। और ये जब हम लोग जो पूरा जर्नी होता है, हम अपने अपने जब गाँव में इंडिविजुअली जब पहुंचते हैं, तो किस तरीके से हम जाते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, रास्ते में क्या खाते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हमें, मतलब अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाए तो क्या लेप लगाएं, ये सब चीज़ें। तो अगर मान लीजिए ये चीज़, अगर भाषा जो जिसके थ्रू हमें पता चलता है, तो वो कनेक्ट, वो कट जाएगा। और ये वही रूट है जिसमें कैलाश मानसरोवर, जो लोग जानते हैं, जो अभी चाइना में है, और जो छोटा कैलाश जो इंडिया में है, ये तो सदियों से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उसी रूट पे। और हम जो कम्युनिटी वाले जो उस रूट में है, हम ही हैं जो लोगों को बताते थे कि अच्छा ये खाइए या ये रखिए। अच्छा। तो ये आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज का जो है, उसके अंदर जो नॉलेज है, उसको हमें कैसे बचाना है। और मैं कहती हूँ खाली लैंग्वेज को बचाने की बात नहीं है, वो कम्युनिटी को भी कैसे बचाना है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो ये हाथ जो कहते हैं, इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप। आई मीन, एक को आप अलग नहीं कर सकते हो, आप दोनों को साथ में मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ट्रेडिशन और लैंग्वेज यानी कि एक दूसरे के साथ ही है। हाँ। अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में भी किया था, तो ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक ONGC स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ONGC CSR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। ये JNU के साथ हो रहा है, और ये है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एंड अ केस स्टडी ऑफ रंगलो। रंगलो जो मेरी भाषा, मेरी कम्युनिटी की भाषा है। और ये हुआ भी ऐसे कि ONGC में मेरे यहाँ के कोई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, योगेंद्र गर्ब्याल, तो उनके फेलिसिटेशन में मुझे बोला गया था कि आप आके एक बार बात कर लीजिए। तो जब मैं वहाँ बात करने गई थी, तो वहाँ ONGC के ऑफिशियल्स लोगों ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कुछ करते हो अपने कम्युनिटी को लेकर? बहुत कम लोग हैं कि आपके कम्युनिटी के पढ़ लिख कर एक JNU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, मेरा एक मन से काफ़ी टाइम से, मैं काफ़ी सालों से सोच रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट के लिए करूं, बट वो प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं अभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि काम था, ये था, वो था, PhD भी ख़त्म करनी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ट्राई तो करो। तो फिर मैंने सोचा चलो अगर ये बात है तो मैं वापस प्रोफेसर वैष्णव नारंग जी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपनी थीसिस वापस ख़त्म करूं भले इतने साल के ब्रेक के बाद, उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब पॉजिटिवली उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम लिखो, इसको ऐसा बनाओ। फिर मैंने प्रपोजल ड्राफ्ट किया मैम के हेल्प के थ्रू, फिर वही बातें चली, तो इस तरीके से ये प्रपोजल शेप लिया। फिर ये मतलब जैसे होता है, टाइम लगता है कोई भी अच्छी चीज़ के लिए, आई वुड से काफ़ी 1 साल के बाद ये प्रपोजल एक MOA के थ्रू साइन हुआ, और JNU और ONGC के बीच में। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे वाइस चांसलर सर ने भी हमें काफ़ी उस हिसाब से पॉजिटिवली मतलब उन्होंने सपोर्ट किया, और कि हाँ ये अच्छी, वो भी चाहते थे कि ये अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और जो भी है, जहाँ मैंने पूरे 1 साल में, जब से ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। मैंने पूरे जो समर के वेकेशन में मैंने अपने यहाँ जाकर, मैंने बॉर्डर तक वहाँ पे जाके, जो 3 अलग अलग वैलीज है, लोग सोचते होंगे कि अरे ये तो अपने यहाँ जाकर करी,
ये तो इजी रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं तो पहाड़ों में पली बड़ी नहीं हूँ, मैं तो समुद्र के पास पली बड़ी हूँ, तो मुझे भी एक लर्निंग सा एक वो हो गया था। और मैंने जो कल्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमारे यहाँ की शादियाँ भी वैसे नहीं होती जो बाकी, जैसे हमारे देश में कल्चर वाइज हर शादी अलग होती है, और जो मांगने जो रस्म रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं, फिर वो अलग बात हुई। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो किस तरीके के हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो लेक्सोग्राफी विच इज़ लाइक जो डिक्शनरी का जो कैसे बनाते हैं उसके लिए वर्ड्स कलेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वर्ड्स यानी आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपको बहुत जगह जगह जाना पड़ा रिसर्च के लिए। उसके बाद फाइनली वो दिन आया जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपके प्रोजेक्ट का नाम लिया। तो आपको ये सुनकर कैसा लगा, इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट का जब जिक्र मन की बात में हुआ और तारीफ हुई तो आपको कैसा लगा? लगा कि जो काम कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, लोगों की नज़र में आ रहा है? किसको अच्छा नहीं लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, उन्होंने वही चीज़ बात किया जो उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। और जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप कराया था, और ये वर्कशॉप का तरीका ये था कि हम चाहते थे कि डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि भाषा को आपने उसके वर्ड्स कलेक्ट कर लिए, उसको कहीं जाके लिख कर उसको एक कबर्ड में डाल के बंद कर दिया। हमें चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्यों हटके है, क्योंकि हम ये इसको पास ऑन करना चाहें। तो हमने वर्कशॉप में जो दो वर्कशॉप हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, एक दिल्ली में हुई है जहाँ पे जो बहुत ही छोटे यंग बच्चे जूनियर जो ग्रुप है उनके साथ किया गया, और देहरादून में एक सीनियर लॉट जहाँ पे सीनियर 11th 12th के बच्चे और कॉलेज के बच्चे थे, और उनको रीति रिवाज के बारे में सुबह से लेकर शाम तक बड़े लोग को कम्युनिटी के थ्रू बुला के और प्लान स्ट्रक्चर में वो किया गया था। तो ये बात जो रिपोर्ट किया गया था, जब मैंने मीडिया वालों से रिक्वेस्ट किया था आने के लिए, तो जब लिखा गया तो इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा तब जाके उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 जो ये साल है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। और इंटरेस्टिंगली अभी मुझे हाल में पता चला है कि नॉट ओनली दिस ईयर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में इंडिजिनस लैंग्वेजेस जैसे पहले बता रहे हैं कि उनके ऊपर फोकस रखने के लिए, कि यूनेस्को ने अब डिक्लेयर कर दिया कि नॉट ओनली दिस ईयर बट द एंटायर डेकेड, मतलब नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी द डेकेड ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने काफ़ी अपने आप को, मतलब इस बात को उन्होंने सराहा कि कैसे ये लैंग्वेज को किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे लोग इसको पास ऑन कर रहे हैं। उन्होंने किसी वजह से वो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने बताया नहीं कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, बट क्योंकि वो सब बातें जो पेपर में थी, जो मैंने बताई थी वही बातें उन्होंने, वो तो ऑब्वियस है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आप औरतों के, लड़कियों के ताल्लुक से मैं बात करूं तो क्योंकि आप कॉलेज में वहाँ पर पढ़ा रही हैं, जो नई जनरेशन है उसको देखती हैं, अगर अभी के माहौल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़ में भी देख रही होंगी, जिस तरह से लड़कियों के साथ हो रहा है, कहीं रेप कर दिया, फिर उसके बाद मर्डर कर दिया, तो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं। और ख़ुद अगर आपकी बात करूं तो आपके ऊपर खुद 2 बार अटैक हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को क्या चाहिए, वो क्या ऐसा करें जिससे वो सेफ रहें? आप एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका हाथ पैर हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको, जैसे मेरे साथ हुआ 2 बार जो मैं बता रही हूँ अटैक का, वो तब हुआ जब मैं इंडिया में फर्स्ट ईयर में आई थी। अच्छा। लोग बोलते हैं जब अटैक सुनते तो लोगों को लगता है रात को अकेली रही होगी। व्हाट डज इट मैटर कि रात है या सुबह, इट डजंट मैटर। वैसे भी जब पहली बार अटैक मेरे पे हुआ था तो तब मैं 18 साल की भी नहीं थी, मैं 5 साढ़े 5 बजे कॉलेज से आ रही थी। अच्छा। एक लड़का जो मुझे लग रहा था कि उसको सीधे जाना चाहिए और वो टेढ़े मेरी तरफ आ रहा था। अच्छा। और वो सडनली मेरी तरफ आकर उसने मेरा कॉलर पकड़ा। मैं बता देती हूँ अभी कि मैं भले ब्लैक बेल्ट थी फिर भी मैं डरी, क्योंकि दुबई में मुझे कभी किसी ने अटैक नहीं किया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट क्योंकि ठीक है, वो इनिशियल फ्यू सेकंड्स जब वो मैं शॉक के जो मैं थी उससे जब निकल पाई, मैंने किक किया, और किक करने से वो इमीडिएटली एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। जो उसको शॉक लगा, ये 1995 की बात होगी,
उसने उस जमाने में कभी सोचा नहीं होगा कि कोई लड़की उसको किक करेगी। वो उठे और वो भाग के चले गए। हाँ। और जब तक मैं घर पहुंची तो मेरा भाई, मेरे 3 कजन्स वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा और कैसे हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस किसी ने मुझे अभी अटैक किया। तो उन्होंने कहा कहाँ कहाँ करके, और हम जाते हैं। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, वो तो चला गया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ, आपके पास भाई हो, पिता हो, बेटा हो, पति, कोई भी हो, जब आपको जरूरत होती है आप अपने लिए ही होते हैं। तो जैसे जंगल का राज होता है कि जब मतलब आप डरे रहेंगे तो वो और आपको अटैक करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा, वो शौक के थोड़ा निकल के आना पड़ेगा। मेन चीज है अपना बचाव खुद कीजिए, खुद किया। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ, क्योंकि आप खुद एक औरत हैं और पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाने का काम कर रही हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं, तो आपको लगता है कि औरत चाहे कितनी भी बदल जाए, कितना भी पढ़ ले, कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है उनके लिए वो होता ही है। तो क्या आपके साथ भी कभी हुआ, कभी फेस करना पड़ा? मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और पहली जब बेटी हुई, तो जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैं भी खुद 1 सेकंड के लिए, जब क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था, मेरी आंखें खुली, तो जब मैंने पूछा, जब मुझे बताया गया, तो 1 मिनट के लिए मुझे भी नहीं लगा कि अरे वाकई में क्या मेरी दूसरी वापस बेटी हुई है। और ये बात मैं छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो हर किसी का बड़ा ख्याल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी जिस तरीके से हमें वो करती है ना कि नहीं नहीं तुम्हारा दूसरा तो पक्का बेटा होगा, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हारी पति की एक दीदी है, लोग दिमाग में कीड़ा डाल देते हैं, तो एक उस वक्त एक झटका लगता है। और मैं इससे कुछ वो नहीं हो, मैं इसलिए बात शेयर कर रही हूँ ताकि जो औरतें जो मतलब कि ऐसे कुछ नहीं है, उस वक्त आपको कुछ लगता है, पर बाद में उसके आगे जब आपके पति का सपोर्ट होता है, आपके इन लॉज के सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, तो उससे बड़ा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे पति को मैं दाद देती हूँ, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, मैं तो कहूँगी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज देयर इज अ मैन। और वुमन तो माँ होगी या बहन होगी या मदर इन लॉ होगी, सिस्टर इन लॉ होगी या मेड होगी, कोई ना कोई होगा। और अगर आदमी होगा तो वो तो मेरे तो पति थे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मैं थोड़ी अपसेट थी, तो उन्होंने जो मुझे हौसला दिया, उन्होंने एक इतना मासूम सा चेहरा बना के बोला कि छोटी तो बड़ी से भी प्यारी है। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, लैंग्वेज की ही एक बार फिर से अगर बात करें तो इसको लेकर आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? क्या नए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? प्लान्स तो बहुत हैं, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट को एक मुकाम पे लाने के लिए, क्योंकि काम तो इतना किया है, बट अगर उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाए, अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी मेन काम ये है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाने के बाद एक इंटरनेशनल और या नेशनल सेमिनार या कुछ करके, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। अच्छा। और ताकि इसको एक रोल मॉडल लेकर, जो हमने किया है यही रोल मॉडल, ये ONGC का भी ड्रीम था। जिन ऑफिशियल से मैं बात करती थी, राभा जी हैं, पांगती जी हैं, बर्तवाल जी हैं, सत्यन जी हैं, इन्होंने जो हौसला दिया था, तो उस वक्त, और अभी की जो प्रेजेंट टीम है, शशि जी हैं, गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि इसको आप मॉडल बनाइए ताकि ये और भी कम्युनिटीज़ में यूज़ किया जाए। तो जैसे मैं लोगों से मिलूंगी, इंटरेक्ट करूंगी और वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में जानूंगी, तो क्या पता वो कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हों जो हमें पता चले। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस पर काम करने का, इनको बचाने का ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी में यूं ही जारी रहेगा। डॉक्टर संदेशा, आप हमारे स्टूडियो में आई, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर संदेशा रायप्पा गर्ब्याल। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।